वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कमोडिटी प्लास्टिक के अंतर्गत पॉलीप्रोपिलीन की बात करेंगे। अब हम पॉलीप्रोपिलीन के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो पॉलीप्रोपिलीन का प्रिपरेशन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। देन अगला हम लोगों का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बीच की जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टैक्टिसिटी कि जो हमारा पॉलीप्रोपिलीन है वो किस टाइप का टैक्टिक है, आइसोटैक्टिक है या सिंडियोटैक्टिक है या फिर एटैक्टिक है। अब हम नेक्स्ट में समझेंगे कि जो आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपिलीन है उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। देन उसके बाद हम पॉलीप्रोपिलीन की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद जो पॉलीप्रोपिलीन आइसोटैक्टिक होता है उसको बनाने के लिए हमें कौन कौन से एडिटिव की ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद हम लोगों की प्रोसेसिंग कंडीशन है। फिर इसके बाद पॉलीप्रोपिलीन किस टेक्निक के माध्यम से बनाया जाता है। देन उसके बाद पॉलीप्रोपिलीन की कौन कौन सी ग्रेड मार्केट में उपलब्ध होती हैं। और फिर हम पॉलीप्रोपिलीन की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। पॉलीप्रोपिलीन एक हमारा पॉलीओलिफिन्स है जिसमें हम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन करके इन्हें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट में बनाया जा सकता है। अब हम लोग का है इंट्रोडक्शन। तो यदि हमें पॉलीप्रोपिलीन का फॉर्मेशन करना हो तो हम प्रोपाइलिन के एन मोनोमर्स लेंगे और उसको पॉलीमराइज कराएंगे तो हमारा पॉलीप्रोपाइलिन बन जाएगा। ये एक हमारा लीनियर पॉलीमर होता है जो कि हमारा आइसोप्रोपेन के रिपीटिंग यूनिट के माध्यम से बनता है। यदि हमें इसके कुछ अट्रैक्टिव फीचर की बात करें जैसे इसकी फ्लेक्स लाइफ बहुत अच्छी होती है, सरफेस हार्डनेस भी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट हम लोगों का हाई केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होने की वजह से इसका प्रयोग हम लोग केमिकल पैकेजिंग में भी कर सकते हैं और ये वाटर के साथ बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी दिखाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का एक्सीलेंस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अच्छी होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में मोस्टली करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का लॉन्ग लाइफ इंटीग्रल हिंज एप्लीकेशन। जैसे हमें बॉक्स की स्टैंपिंग बनानी हो या बॉक्स के हिंजेस बनाने हो तो हम इसका प्रयोग काफ़ी अच्छे से करते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोगों का प्रिपरेशन ऑफ पॉलीप्रोपिलीन कि पॉलीप्रोपिलीन को मोस्टली किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको हम दो तरीके के पॉलीमराइजेशन के माध्यम से बना सकते हैं। एक तो हमारा जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन होता है और दूसरा हम लोगों का मेटालोसिन पॉलीमराइजेशन होता है। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत यहाँ पे कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। कैटालिस्ट में टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड के साथ हम लोग एल्यूमिनियम ट्राई एथाइल या तो एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटाइल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एल्यूमिनियम डाई एथाइल क्लोराइड के साथ नेफ्था को मिलाते हैं नाइट्रोजन की उपस्थिति में और एक स्लरी का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें 10% हमारा कैटलिस्ट रहता है और 90% नेफ्था रहता है। अब अगर हम इसकी कंट्रोलिंग की बात करें या मॉलिक्यूलर वेट की कंट्रोलिंग की बात करें तो हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं जो कि एक हमारा चेन ट्रांसफ़र एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है अगर हम लोग सस्पेंशन प्रोसेस के माध्यम से पॉलीप्रोपिलीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रोपिलीन लेंगे जिसको हम लोग एक पॉलीमराइजेशन वेसल में एक प्रेशर पर रखेंगे जब तक कि कैटालिस्ट या रिएक्शन डायल्यूटेंट आपस में सही तरीके से न मिल जाए। अब नेक्स्ट हम लोगों का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप जिसके अंतर्गत इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर CH2CH3 की होल पावर n होता है। अब पॉलीप्रोपिलीन एक हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत ही कम ब्रांचें या तो एक भी ब्रांचें नहीं होती हैं। मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो चेन स्टिफनिंग होती है वो इंक्रीज करती जाती है। नेक्स्ट हम लोगों का टर्सरी कार्बन की वजह से इसमें एक ऑक्सीडेशन साइड प्रोवाइड हो जाती है जिसके कारण ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में पॉलीएथिलीन से कम स्टेबल होता है। मिथाइल ग्रुप होने की वजह से ये डिफरेंट टाइप की टैक्टिसिटी शो करता है। टैक्टिसिटी को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है हम लोगों का जो ये कॉमर्शियल पॉलीमर है, ये मोस्टली 90 से 95% तक आइसोटैक्टिक होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का टैक्टिसिटी। टैक्टिसिटी बेसिकली क्या होती है, तो किसी भी पॉलीमर में उपस्थित ग्रुप्स या यूनिट्स का अरेंजमेंट ही टैक्टिसिटी कहलाती है। इसके आधार पर हम किसी भी पॉलीमर की फिजिकल प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं। अब टैक्टिसिटी मोस्टली 3 प्रकार की होती है, आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और अगला हम लोग एटैक्टिक। अब यहाँ पे हम लोग आइसोटैक्टिक में देखेंगे कि जो ग्रुप से का अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एक ही साइड लगे होते हैं, तो ये हमारा आइसोटैक्टिक होता है। नेक्स्ट हम लोगों का सिंडियोटैक्टिक। तो किसी भी पॉलीमर में ग्रुप का अरेंजमेंट अल्टरनेटिवली होता है। इसके बाद हम लोगों का है एटैक्टिक। एटैक्टिक में क्या होता है, जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट है वो रैंडमली होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटैक्टिक पीपी। अब यहाँ पे पॉलीएथिलीन से पॉलीप्रोपिलीन का कंपैरिजन किया गया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे इसकी डेंसिटी पॉलीएथिलीन से कम होती है, और डेंसिटी कितनी होती है, 0.90 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट है इसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है वो हाइयर होता है। इसकी वजह से जो इसका सर्विस टेम्परेचर होता है वो भी हाइयर हो जाता है। पॉलीप्रोपिलीन से बने हुए आर्टिकल बॉइलिंग वाटर के साथ विदस्टैंड कर सकते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग हम लोग स्टीम स्टरलाइजिंग ऑपरेशन में भी करते हैं। इसके बाद जो इसका ब्रिटल पॉइंट होता है वो भी हाइयर होता है, और जो हमारे पास पॉलीप्रोपिलीन या आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपिलीन है वो ऑक्सीडेशन के प्रति अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट है एटैक्टिक पीपी। एटैक्टिक पीपी में यूनिट्स जो होती है वो रैंडमली अरेंजमेंट होती हैं। इस वजह से इसका स्ट्रक्चर एमॉर्फस नेचर या और रबरी नेचर भी शो करता है। मोस्टली जो पॉलीप्रोपिलीन है वो 90 से 95% तक आइसोटैक्टिक होता है, और बाकी बचे हुए एटैक्टिक या सिंडियोटैक्टिक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, जिसके अंतर्गत हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी आती हैं, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत यदि हम पॉलीप्रोपिलीन को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसे कोई भी सॉल्वेंट अफेक्ट नहीं करता है, और यदि इसे 130 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो वह डिकेलाइन सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। इसके बाद यदि हम पॉलीप्रोपिलीन को एलिवेटेड टेम्परेचर पर रखें और उसमें एरोमेटिक या क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट डालें तो पॉलीमर स्वेल कर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का, यदि हम पॉलीप्रोपिलीन पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड डालते हैं तो वे पॉलीमर को धीरे धीरे डिकेड करने लगते हैं या उसकी सरफेस को खराब करने लगते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन हमारा नॉन पोलर नेचर का होता है, इस वजह से ये बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। बहुत अच्छा इंसुलेटर होने की वजह से इसका प्रयोग वाइंडिंग कॉइल या तो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेमेबिलिटी। पॉलीप्रोपिलीन धीरे धीरे जलता है, और इसके ऑर्डर के माध्यम से इसकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर क्रूड ऑयल जैसा होता है। नेक्स्ट है फ्लेम रिटार्डेंट की जो ग्रेड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए या डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होती है। नेक्स्ट है हम लोगों का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यदि हम कमर्शियल ग्रेड पॉलीप्रोपिलीन की बात करें तो ये बहुत ही हमारा टफ होता है, और इसका जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। यदि पॉलीप्रोपिलीन को हम लोग 0 टेम्परेचर पर रखें तो जो इसका ब्रिटल नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू मैनी अदर प्लास्टिक। नेक्स्ट है हम लोगों का वीदरिंग प्रॉपर्टीज़। यदि हम पॉलीप्रोपिलीन की स्टैंडर्ड ग्रेड को आउटडोर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी लाइफ बहुत ही शॉर्टर हो जाती है। आउटडोर एप्लीकेशन में उपयोग करने की वजह से इसमें डिस्कलरेशन या कलर फेडनेस या क्रेजिंग जैसी प्रॉब्लम आ जाती हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट या कार्बन ब्लैक के साथ स्टेबलाइज नहीं कर पाता। नेक्स्ट है हम लोगों का एडिटिव फॉर आइसोटैक्टिक पीपी। आइसोटैक्टिक पीपी को बनाने के लिए कौन कौन से एडिटिव का प्रयोग किया जाता है।
तो सबसे पहले हम लोगों का है फिलर। मोस्टली जो 3% पॉलीप्रोपिलीन के कंपाउंड बनाए जाते हैं उसमें टैल को फिल किया जाता है, और टैल्क फिलर का प्रयोग हम लोग पॉलीप्रोपिलीन की स्टिफनेस और हीट डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। इस टैल्क फिल्ड पॉलीप्रोपिलीन का प्रयोग हीटर हाउसिंग या कार के माउंटिंग कंपोनेंट के लिए किया जाता है, और टैल्क फिल्ड पॉलीप्रोपिलीन सीट का प्रयोग हम लोग कार्बन बोर्ड की अल्टरनेटिव के रूप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रबर। रबर का प्रयोग भी एडिटिव के रूप में किया जाता है। यदि हम ब्यूटाइल रबर उपयोग कर रहे हैं तो ये पॉलीप्रोपिलीन की ब्रिटलनेस को कम करता है। रबर का प्रयोग हम लोग प्राइस को कम करने या रीजनेबल प्राइस प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। यदि हम आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपिलीन का प्रयोग आउटडोर एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रबर एडिटिव के रूप में मिलाया गया है, इस वजह से इसकी वीदरिंग प्रॉपर्टी अच्छी रहती है। देन इसके बाद है जो इसकी टॉक्सिसिटी होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें रबर मिलाया गया है और इसकी रिप्रोसेसिबिलिटी करने में भी आसान रहती है। नेक्स्ट है कार्बन ब्लैक। आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपिलीन बनाने के लिए हम लोग कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट से पॉलीप्रोपिलीन को बचाने के लिए कार्बन ब्लैक का उपयोग करते हैं। इसे हम लोग लाइट स्क्रीनर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हिंडर्ड एमीन लाइट स्टेबलाइजर। इसका प्रयोग भी हम लोग पॉलीप्रोपिलीन को अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। इसका प्रयोग ऑक्सीडेशन से पॉलीप्रोपिलीन को बचाने के लिए किया जाता है। यदि हमें ऑप्टिमम प्रोसेसिंग स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें सिंगल एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करना पड़ेगा, और वो भी हमारा फिनॉल एल्केन टाइप का होना चाहिए। फिनॉल एल्केन टाइप के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 1,1,3 ट्राईब्यूटेन का उपयोग हमारा बेस्ट रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग कंसीडरेशन ऑफ द पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन की प्रोसेसिंग करने के लिए हमें एसडीपीई के समान ही प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। यदि हम यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी की बात करें तो फ्लो प्रॉपर्टी उसके मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है, और उस पर कौन कौन से एडिटिव मिलाए गए हैं इस बात पर भी डिपेंड करती है। यदि हम अनफिल्ड ग्रेड केसेस में देखें कि उसका फ्लो प्रॉपर्टी किस तरीके की होती है, तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत ही इजी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ हम लोग एडिटिव मिला रहे हैं तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी थोड़ा सा टफ हो जाती है। अब नेक्स्ट है, अगर हमें 1 mm का सेक्शन या 1 mm की वॉल थिकनेस का सेक्शन बनाना हो तो हमें फ्लो प्रॉपर्टी और वॉल थिकनेस के बीच का रेशियो 175:1 रखना पड़ेगा। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत अच्छी होती है, इस वजह से इसे प्योर करने के लिए हमें कोई दूसरे मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग टेक्निक। पॉलीप्रोपिलीन के प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता होती है, तो बेसिकली यहाँ पे हम 3 टाइप की मशीन का उपयोग कर सकते हैं। एक हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग है, दूसरा एक्सट्रूजन मोल्डिंग, और नेक्स्ट है हम लोगों का ब्लो मोल्डिंग। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। पहला हम लोगों का इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग के अंतर्गत पॉलीप्रोपिलीन के प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 210 से 275 डिग्री सेल्सियस तक का प्रोसेसिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और अगर हमें इसके प्रेशर की बात करें, इंजेक्शन प्रेशर की, तो यहाँ पे 150 से 180 मेगा पास्कल तक इसकी नीड होती है। अब ये डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का ग्रेड क्या है। देन नेक्स्ट है हम लोगों का क्रिस्टलिनिटी के कारण इसमें जो मोल्डिंग श्रिंकेज होती हैं वो बेसिकली ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली तरीके से फैलती हैं। नेक्स्ट है पाइप एक्सट्रूजन। पॉलीप्रोपिलीन पॉलीएथिलीन की अपेक्षा कम हीट कंडक्ट कर पाता है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद इसका L/D रेशियो ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि मेल्टिंग
आसानी से हो सके, और इसका एल बाई डी रेशियो 30:1 तक रखा जाता है। अगर इसके मेल्ट टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर 220 से 230 डिग्री सेल्सियस तक रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ बीओपीपी फिल्म। बीओपीपी फिल्म बनाने के लिए हम लोग ब्लो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले मोल्टेन रेजिन को एक्सट्रूडेड के माध्यम से सर्कुलर डाई से गुजारते हैं, जिसका साइज हमारा थिक ट्यूब जैसा होता है। इस ट्यूब को स्ट्रेच करने के लिए हम लोग एक कंट्रोलेबल टेम्परेचर पर एयर प्रेशर लगाते हैं और ट्रांसफर ओरिएंटेशन अचीव करते हैं। ट्रांसफर ओरिएंटेशन अचीव करने के बाद हम लोग इसको निप रोलर की सहायता से साइमल्टेनियसली खींचते हैं। निप रोलर से पुल अप करने के बाद इसे एक वाइंडर में वाइंड अप करते जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ पॉलीप्रोपिलीन। हम एमएफआई के आधार पर पॉलीप्रोपिलीन को अनेक ग्रेडों में बांटते हैं, जैसे कि ब्लो मोल्डिंग, कास्ट मोल्डिंग या एक्सट्रूजन लाइन। एमएफआई की यूनिट ग्राम पर 10 मिनट्स होती है, मतलब कितने ग्राम मटेरियल 10 मिनट में बाहर निकल रहा है वो एमएफआई को डिफाइन करता है। यदि आप 3 से 5 है एमएफआई की वैल्यू, तो वो हम लोग ब्लो फिल्म ग्रेड के लिए इस्तेमाल करेंगे। यदि उस मटेरियल की वैल्यू 9 से 11 है तो वो हमारा कास्ट फिल्म ग्रेड के लिए सुटेबल रहेगा। देन 16 है तो एक्सट्रूजन कोटिंग ग्रेड के लिए, अगर 11 है तो जनरल पर्पस इंजेक्शन ग्रेड के लिए, एंड देन लास्ट 1.9 है तो ये बॉटल ग्रेड के लिए सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन की सहायता से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, तो मोस्टली ऑटोमोटिव कंपोनेंट या पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग ऑटोमोटिव कंपोनेंट के अंतर्गत देखेंगे बेसिकली कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे जैसे बम्पर्स है, स्टीयरिंग व्हील्स कवर्स हैं या सीट कवर्स है, या कुछ प्लम्बिंग आर्टिकल्स हैं या कुछ हिंजेस हैं, ये बनाए जा सकते हैं। अब अगर हम लोग पैकेजिंग के अंतर्गत देखें कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो पैकेजिंग में हमारे पास जो फूड पैकेजिंग है, स्लीपिंग बैग्स है, या तो फिल्म्स है, या अन्य कुछ पैकेजिंग आइटम, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है, या तो क्लॉथिंग के लाइनर्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यदि हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत देखें तो पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग केबल कनेक्टर्स, फिटिंग, टीवी हाउसिंग, कैपेसिटर इत्यादि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का अप्लाइंसेस। कौन कौन से और अप्लाइंसेस बनाते हैं, तो पॉलीप्रोपिलीन की सहायता से हम लोग डिस्क रैक्स, डोर सैंडल्स, वॉशिंग मशीन के कुछ पार्ट हैं, यहाँ पे जैसे वॉल्व एंड कंट्रोल असेंबली है, या कुछ ट्यूब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीओलिफिन्स, कि पॉलीओलिफिन में कौन कौन से मॉडिफिकेशन करके किस टाइप के कोपॉलीमर का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ सेवरल टाइप के कोपॉलीमर हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ईवा कोपॉलीमर है, ईए कोपॉलीमर है, ईएमए कोपॉलीमर है, इथाइलिन एक्राइलिक एसिड कोपॉलीमर है, एंड लास्ट हम लोग का एथाइलिन प्रोपाइलिन कोपॉलीमर है।